नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अलग अलग टाइप के एरर्स को एक ही कैच ब्लॉक में कैच कर सकते हैं और ये भी समझेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। तो ये एरर हैंडलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। और हमेशा की तरह इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं कैच मल्टीपल एरर्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसको कंडीशनल कैच ब्लॉक्स भी कहते हैं और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि आप अलग अलग टाइप के जो एरर्स हमें कोड में आ सकते हैं उनको डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकें। ठीक है। और इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है दोस्तों कि जब आप कोड लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही गलती आएगी, उसमें अलग अलग तरीके की गलती आ सकती है एक ही कोड के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आप यूजर से उसकी डिटेल्स मांग रहे हैं कि यूजर अपनी एज बताओ, नेम बताओ, और उसको डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट जो यूजर है वो इनपुट गलत दे सकता है। और अगर वो इनपुट गलत देता है तो आप उस केस में वैलिडेशन एरर निकाल के ला सकते हैं कि यार आपने अब मैंने आपसे मांगा था एज दो, एज पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, आपने -1 दे दी एज। तो ये एक वैलिडेशन एरर है। ठीक है। ऐसी एक एरर हो सकती है कि आप उस डेटा को डेटाबेस में डालने जा रहे हैं और उस टाइम पे इंटरनेट का कोई इशू आया है, नेटवर्क का कोई इशू आया और आपका डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बना और क्या आ गया, डेटाबेस एरर आ गया। ठीक है। तो ये अलग तरीके का एरर है। अब यही एरर दोनों केस एक दो दोनों एरर्स एक ही केस में आ सकते हैं कि आपने यूजर से इनपुट लिया, डेटाबेस में सेव करने गए और इस ऑपरेशन के अंदर, इस पूरे टोटल ऑपरेशन के अंदर कभी आपको वैलिडेशन एरर मिलेगा, कभी आपको डेटाबेस एरर मिलेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम कंडीशनल कैच ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि अगर वैलिडेशन एरर आता है तो आपको यूजर को ये बताना है कि यूजर प्लीज दोबारा इनपुट करो, ये वैल्यू सही नहीं है। लेट्स से उसने -1 एज डाली है तो आप कहोगे यूजर इनपुट जो है आपने जो -1 डाला है इनपुट वो सही नहीं है, इसके अंदर 1 डालो या पॉजिटिव नंबर डालो। राइट। सो ये एक वैलिडेशन एरर को आप इस तरीके से हैंडल करेंगे। लेकिन अगर डेटाबेस का एरर आता है तो यूजर तो इसमें कुछ कर सकता ही नहीं, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, ना ही वो उसको हैंडल कर सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, डेटाबेस एरर के अंदर आप चेक करेंगे ओके सही है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ कनेक्शन बनाने का। हो सकता है उस टाइम कनेक्शन टूट गया लेकिन अब दोबारा जुड़ गया होगा कनेक्शन, देखते हैं नेटवर्क अब वापस आ गया नहीं आ गया, तो आप रीट्राई कर सकते हैं उसको। राइट। तो ये अलग अलग हैंडलिंग है। एक केस में हम यूजर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यूजर ये करो क्योंकि आपने जो करा था वो अभी तक सही नहीं था, और एक केस में हम खुद से ही रीट्राई लगा रहे हैं डेटाबेस का। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग एरर टाइप्स को हम अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिनेरियो ऐसे कोड में होता है। राइट। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। और ये चीज हम कर सकते हैं दोस्तों इफ एल्स या स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। सो हम एक कैच ब्लॉक लिखेंगे, उसके अंदर इधर इफ एल्स लिखेंगे या स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंस्टेंस ऑफ। इसका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अगर हम जानना चाहते हैं किस तरीके का एरर रहा है। ठीक है। तो उसको भी प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे जिसमें हम इफ एल्स से समझेंगे। तो इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और यहाँ पे हम एरर्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं, मल्टीपल कैच मल्टीपल एरर्स .js के नाम से। ठीक है। और मल्टीपल एरर्स .js के अंदर अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं एक ट्राई ब्लॉक लिखता हूँ, ट्राई, और इसके अंदर मैं एक थ्रो कर देता हूं एरर, थ्रो न्यू एरर, और इसको मैं लिखता हूं, ठीक है, एरर 1। ठीक है। और इसको हम कैच करते हैं और कंसोल लॉग करते हैं। जस्ट सिंपल एग्जांपल, देखते हैं कि ये सही से हमारा ट्राई कैच काम करता है या नहीं करता। कैच एरर और कंसोल डॉट लॉग, लॉग एरर डॉट नेम। ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल में आता है, कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिए। नोड फोल्डर का नाम है एरर्स, एरर्स स्लैश, फाइल का नाम है मल्टीपल एरर्स डॉट जेएस। इसको चलाते हैं तो ऑफ कोर्स उसने नाम प्रिंट कर दिया, एरर, एरर का टाइप है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे इस ट्राई के अंदर दो फंक्शन कॉल होंगे, फंक्शन 1, फंक्शन
फंक्शन 1 जो कि हमें थ्रो करता है थ्रो न्यू टाइप एरर। ठीक है, ये टाइप एरर को थ्रो करता है, थ्रोस टाइप एरर। ठीक है, और फिर मैं फंक्शन कॉल करता हूं फंक्शन 2। ये हम डिफाइन करते हैं फंक्शन 2 को, जो कि दोस्तों थ्रो करता है थ्रो न्यू रेफरेंस एरर, अलग टाइप का एरर। ठीक है, और यहां पे हम लिखते हैं थ्रोस रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास दो फंक्शन है, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। इमेजिन करो ये फंक्शन 1 और फंक्शन 2 यहाँ पे कॉल हो रहे हैं, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे कॉल हो रहे हैं, पहले फंक्शन 1 हो रहा है फिर फंक्शन 2 हो रहा है। फंक्शन 1 हमें पता है जो हमें टाइप एरर देता है, और फंक्शन 2 रेफरेंस एरर देता है। ठीक है, तो अभी जब मैं इसको कॉल करूंगा तो यहाँ पे हमें मिल रहा है टाइप एरर, बिकॉज फंक्शन 1 कॉल होता है, यहाँ पे कोड क्रैश होता है, हम थ्रो करते हैं एरर को टाइप एरर, और ये टाइप एरर को प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर किसी वजह से फंक्शन 1 सक्सेसफुल हो जाए, उसमें एरर ना हो, और फंक्शन 2 पे पहुंच जाए, तो फंक्शन एरर रेफरेंस एरर थ्रो करता है। तो अब ये क्या प्रिंट कर देगा, रेफरेंस। क्यों? फंक्शन 1 में तो कुछ है ही नहीं, फंक्शन 2 कॉल हुआ है यहाँ पे, फंक्शन 2 के अंदर थ्रो रेफरेंस एरर हुआ, ये रेफरेंस एरर उठ के यहाँ पे एरर में प्रिंट हो। ठीक है, तो ये हमारा है। अब इसके अंदर देखते हैं हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रेफरेंस एरर और टाइप एरर को अलग अलग तरीके से हैंडल करें, रेफरेंस एरर में कुछ और करें और टाइप एरर में कुछ और करें। तो इसके लिए हमें पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे कैच में कि कब रेफरेंस एरर आया, कब टाइप एरर आया, या कब कोई और ऐसा एरर आया जिसको हम जानते ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हमने देखा था हम इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर। ठीक है, इफ एरर इंस्टेंस ऑफ, अगर एरर इंस्टेंस है रेफरेंस एरर का, तो ये करना, कंसोल लॉग कर देना इसमें, कंसोल डॉट लॉग कॉट रेफरेंस एरर। ठीक है, एल्स इफ, अगर एरर इंस्टेंस है किसका, टाइप एरर का, तो ये करना। अब इस केस में मैं तो सिर्फ प्रिंट कर रहा हूं, आप कुछ और भी यहाँ पे कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग कॉट टाइप एरर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप एरर, नहीं तो अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग अननोन एरर कॉट, क्या आ जाएगा, अननोन एरर एरर कॉट। पता नहीं कौन सा एरर मिला है, मुझे नहीं पता इसके। ठीक है, तो अब इसको चलाते हैं। अभी फंक्शन 1 तो कुछ नहीं थ्रो कर रहा, फंक्शन 2 थ्रो कर रहा है, तो क्या आना चाहिए, फंक्शन 2 कॉल होएगा, रेफरेंस एरर के अंदर यहाँ पे लिखना आना चाहिए कॉट रेफरेंस एरर। ठीक है, कॉट रेफरेंस एरर आ गया यहाँ पे। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ फंक्शन 2 ने थ्रो करा एरर, फंक्शन 2 ने कौन सा थ्रो करा, रेफरेंस एरर। हमारे यहाँ पे इफ एल्स चला, इसने देखा क्या इंस्टेंस है रेफरेंस एरर का, एरर हाँ जी है, क्योंकि रेफरेंस एरर थ्रो करे, तो ये अंदर आ गया, बाकी सारा कोड नहीं रन। राइट, और अगर मैं फंक्शन 1 को ऑन कर दूं, यहाँ पे थ्रो कर दूं, तो यहीं पर कोड क्रैश हो जाएगा। कहाँ पे कैच होगा ये, एरर इंस्टेंस ऑफ टाइप एरर, यस, ये वाला फॉल्स होगा क्योंकि अब टाइप एरर आ रहा है। तो एरर इंस्टेंस ऑफ रेफरेंस एरर, नो, यहाँ पे नहीं जाएगा, इधर आएगा एल्स इफ एरर इंस्टेंस ऑफ टाइप एरर, यस, यहाँ पे आएगा कॉट टाइप एरर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉट टाइप एरर। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने देखा कि कैसे हम अलग अलग टाइप के एरर्स को कैच कर सकते हैं, और कैच करके कुछ अलग कोड रन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंप्लीटली कुछ और लिख सकते थे, यहाँ पे कुछ और लिख सकते थे। यहाँ पे लेट्स से जैसे मैंने वैलिडेशन बताया था, यहाँ पे आप यूजर को एक एक एरर मैसेज दिखा सकते थे कि ये आपने सही इनपुट नहीं दिया, और यहाँ पे आप रीट्राई का लॉजिक लगा सकते थे। राइट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास अब अलग अलग कोड को हैंडल करने के लिए अलग अलग इफ एल्स कंडीशंस हैं, अलग अलग जगह हैं जहां पे मैं उनको हैंडल कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ी पावरफुल चीज है।
जब आप एरर्स को अलग अलग तरीके से हैंडल करने की आपको क्षमता, आपको पावर मिल जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है समझना। और ये फॉल बैक कंडीशन है कि अगर कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ पे ये वाला कोड रन कर दें। ठीक है, तो ये तो है, अगर मुझे पता ही नहीं किस तरीके का एरर आया है तो ये वाला कोड रन कर, अननोन एरर कोड। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे कर दूं थ्रो न्यू एरर, अननोन एरर, तो क्या रन होगा, एल्स कंडीशन रन होगी। ठीक है, सॉरी, एरर, इसको चलाते हैं हम। क्या हुआ, अननोन एरर कोड, क्यों, क्योंकि अब एरर आया तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और यहाँ पे चला गया कोड, अननोन एरर कोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, और सबसे जरूरी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। और जो मेरा एम है, मेरा मिशन है कि मैं जो भी मैंने सीखा है उसको फ्री में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं, उस नॉलेज को। और बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स हमारे इंडिया से निकले जिनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो बेसिक्स की कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग स्विच स्टेटमेंट्स, अब यही काम जो मैंने इफ एल से किया है मैं स्विच स्टेटमेंट से भी कर सकता हूं। कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब कैच ब्लॉक के नीचे ही दोस्तों मैं एक नया ट्राई कैच लिखूंगा, यहाँ पर ही ट्राई, यहाँ पे लिखते हैं ट्राई। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे एक अपना कैच लिखता हूँ, कैच। ठीक है, सेम चीज है, एरर लिखा, और इफ एल्स की जगह अब मैं स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा। तो वो कैसे करते हैं, वो हमने स्विच के वीडियो में देखा है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्विच ट्रू। ठीक है, और अलग अलग कंडीशंस को हम केसेस में लिखेंगे अब, केस। ठीक है, और केस में क्या लिखेंगे, वही चीज जो हमने इफ में लिखी है, एरर इंस्टेंस ऑफ रेफरेंस एरर, सेम चीज। ठीक है, अगर ये केस है, अगर ये ट्रू है, एरर इंस्टेंस ऑफ रेफरेंस, अगर ये ट्रू है तो अंदर आओ और सेम चीज कर दो, कंसोल डॉट लॉग कॉड रेफरेंस एरर। और इसके अंदर हमने देखा था, हमने स्विच केस के वीडियो में कि ब्रेक लगाना जरूरी है, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे कोड रुकेगा नहीं। ठीक है, आगे चला जाएगा। तो हमारे पास ये केस हो गया एक। ठीक है, अब अगले केस पे आते हैं, और यहाँ पे केस के अंदर हमने ये लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस केस का भी एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो एक 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 कोड ब्लॉक में आ जाए। ठीक है, तो अगला केस पे आते हैं। अगला केस क्या है दोस्तों, केस सेम वही ऊपर वाले कोड, एरर इंस्टेंस ऑफ टाइप एरर, यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे जाके हमने इसको करा, और यही चीज यहाँ पे चाहिए मैं कंसोल डॉट टाइप एरर, इसको यहाँ पे करा, और फिर यहाँ पे हमने इसका ब्रेक लिख दिया। और ये भी कंप्लेन कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं डाला, इसको कॉलन चाहिए, फिर semicolon। अब उसके बाद हमारे पास दो केस हो गए। अब हमने देखा था यहाँ पे एक डिफॉल्ट का भी केस हो सकता है, डिफॉल्ट कॉलन। ठीक है, और डिफॉल्ट के केस में क्या करना है, डिफॉल्ट के केस में हम लिखना है कंसोल अननोन एरर कोड। तो सेम चीज है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन स्विच केस डाल देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए किधर से आया, बिकॉज ऊपर से भी वही चीज आने वाली है। इन स्विच केस में लिख देते हैं इन स्विच केस, इन स्विच केस, इन स्विच केस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं थ्रो करता हूँ एरर को, थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे लिख देते हैं अननोन एरर। तो हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे आ रहा है इन स्विच केस अननोन एरर कॉट, क्यों, क्योंकि इसने कहा ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो डिफॉल्ट में चले जाओ। डिफॉल्ट क्या है, मतलब है डिफॉल्ट वही है जो एल्स करता है, अगर कुछ नहीं मिला तो यहाँ आ जाओ, डिफॉल्ट में आ जाओ, इसको प्रिंट कर। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये हो गया, तो अब मैं इसके अंदर फंक्शन वन को कॉल कर देता हूँ, फंक्शन वन, फंक्शन वन को मैंने कॉल किया। फंक्शन वन क्या करता है, फंक्शन वन हमारा, नीचे आके देखते हैं, टाइप एरर थ्रो करता है। तो अब क्या होगा, तो क्या होगा, इन स्विच स्टेटमेंट कॉट टाइप एरर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आया ये, यहाँ पे ये ट्रू, ये फॉल्स हो गया क्योंकि टाइप एरर है, रेफरेंस एरर नहीं, ये फॉल्स। ये वाला केस ट्रू हो गया, अंदर आया, ये हमें
प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। और अगर फंक्शन 1 को मैं कमेंट आउट करके फंक्शन 2 करूं जो कि रेफरेंस एरर दे रहा है, फंक्शन 2 करूं जो कि हमें रेफरेंस एरर देता है, तो कहता है इन स्विच केस गॉट रेफरेंस एरर, यस बिकॉज फंक्शन 2 ने हमें रेफरेंस एरर थ्रो करा, वो रेफरेंस एरर यहाँ पे आया, ये ट्रू हो गया, अंदर आया, इसको इसने रन कर दिया। तो वही चीज जो मैंने इफ एल्स से करी है यहाँ पे स्विच केस से करी, कोई फर्क नहीं है दोनों में, है ना। और स्विच केस का जो सिंटेक्स है वो मैंने स्विच केस के वीडियो में समझाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको देख सकें। चलिए अभी इसको थोड़ा सा और इंडेप्थ जाते हैं कि इसकी कंडीशनल कैच ब्लॉक, जो कि मल्टीपल टाइप्स को कैच करने का एक वे है, कंडीशनल कैच ब्लॉक जिसे हम कहते हैं। क्योंकि क्यों इसे कंडीशनल कैच ब्लॉक कहते हैं, बिकॉज कैच ब्लॉक के अंदर ये कैच ब्लॉक है, ठीक है, इसमें कंडीशनल कैचिंग हो रही है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे एक, अगर ये वाली कंडीशन है तो ये करो, ये वाली कंडीशन है तो ये करो, ये वाली कंडीशन है तो ये करो, नहीं तो ये वाला, ठीक है। तो इसको कंडीशनल कैच ब्लॉक्स कहते हैं इसीलिए। इसे होता क्या है दोस्तों, इससे फ्लेक्सिबल एरर हैंडलिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके पास आजादी है कि अगर एक टाइप कर रहा है तो ये करो, अगर इस टाइप कर रहा है तो ये करो, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हर तरीके के एरर को एक ही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हो सकता है सही ना हो, ठीक है। किसी केसेस, कुछ केसेस में ये हो सकता है सही हो कि कोई भी एरर आया मुझे तो यही करना है, लेकिन कुछ केसेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि अगर ये एरर आया तो ये करना। और प्रिसाइज एरर रिपोर्टिंग, जैसे कि मैंने बताया कि अगर यूजर की गलती है तो आप यूजर को रिपोर्ट कर सकते हो कि आपकी गलती है, आप सही करो। अगर नेटवर्क की इशू आ रहा है, डीबी से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तब आप खुद ही से ही रीट्राई करोगे कि यार करते हैं, और यूजर को कहोगे सॉरी हमारी गलती है, हम नहीं कर पा रहे, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा, है ना। तो अलग अलग हैंडलिंग है दोनों में। तो यहाँ पे हम इसके थ्रू प्रिसाइज एरर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यूजर का एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, यूजर को पता चलता है कि क्या गलती है, उसकी गलती है या हमारी गलती है, ठीक है। तो एक कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करते हैं, उसका एक्सपीरियंस बेटर होता है। और हमारे लिए इजी होगा डीबग फाइंड बग करना, कि अगर आपको पता है कि अगर रेफरेंस एरर आया तो इस तरीके का होगा, अगर डीबी एरर आया तो ये होगा, वैलिडेशन एरर आया तो ये होगा, तो हमारे लिए भी आसान है उस गलती को पकड़ना और उसको ठीक करना। फिर बग्स क्या होते हैं, गलतियां जो कोड में आई हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है दोस्तों, कोड जो होता है रॉबस्ट बन जाता है, तगड़ा बन जाता है कोड, ठीक है। वो अलग अलग सिनेरियोस को अलग अलग तरीके से हैंडल करने की क्षमता रखता है वो कोड, ठीक है। तो बड़े, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखेंगे उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तब ऐसी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई होप आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, है ना। और लोगों को इनवाइट कीजिएगा कि आए हमारी आईटी इंडस्ट्री के अंदर और सीखें इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।